हेलो एवरीवन, खमा घड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। काला जादू, ब्लैक मैजिक। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई लोग अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए या फिर अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी ना किसी अपने जानकार पर काला जादू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस विद्या को यूज करते हैं एक अलग तरीके से पैसा कमाने के लिए। वो अलग अलग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और जब तक उनसे पैसा एक्सटॉर्ट कर सकते हैं तब तक वो पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट के अंदर। लेकिन यहां जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये भी कोई तरीका होता है काला जादू करने का। आई नो आप लोगों ने इससे पहले कभी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सुना होगा जिससे काला जादू हो सकता है, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको भी सतर्क और सावधान दोनों रहने की जरूरत होगी, और वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। तो एक कहानी है राजन की, जो दिल्ली के रोहिणी एरिया से बिलोंग करता है। राजन की फैमिली जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली है, और राजन जब 17 साल का था तब से ही वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करके, मतलब इधर उधर से अपने टैलेंट को यूज करके वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर लेता है। वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, बढ़िया एवरेज से ऊपर है। टेक की उसे बहुत नॉलेज है और टेक के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ऐसे ही टेक के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर वो अपना एक्सपेंसेस अपने काम चलाता रहता है। ये बात है 2022-23 की, जब उसका एडमिशन हुआ था दिल्ली की एक न्यूली ओपन यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, और उसने यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था। तो ये था बीएससी का एक कोर्स था, और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो सेम कोर्स के अंदर थे। कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज पहुंचने और उसके कई सारे दोस्त बने। कॉलेज अच्छा था और उनका करिकुलम भी बहुत अच्छा था, और वहीं पर उसी कॉलेज में इसकी एक और दोस्त बनी, इसका नाम था रक्षा। रक्षा से राजन जो था वो उसी कॉलेज के अंदर ही मिला था, और ऐसे उनकी कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। तो रक्षा एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे, और जैसे जैसे उन्होंने उसका इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाया था, तो राजन जो था इनका जो सिलेबस था, इनका जो कोर्स था, उसके अंदर एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था फेस द वर्ल्ड और सोशियो इमोशनल लर्निंग। तो एक नए तरह का ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे देखने पे लग रहा है कि आपको बेसिकली एक तरह का ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं लोगों को समझने में, लोगों से बातचीत करने में, शायद उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना था। तो इसी सब्जेक्ट के अंदर इन लोगों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला था जिसमें इनको सोसाइटी की किसी एक प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्व करना था। तब जो ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तो 4-5 लोग एक साथ काम करते हैं, और इसी ग्रुप के अंदर राजन के साथ थी रक्षा। एक्चुअली राजन का जो घर था वो इनकी यूनिवर्सिटी के सबसे क्लोज था, बाकी और लोगों का घर जो था वो बहुत दूर था। तो जब बैठ के एक साथ मीटिंग करने की बात हुई तो राजन ने कहा कि यार एक काम करते हैं, मेरे घर पर भी बैठ सकते हैं सब लोग। तो सभी लोग को लगा कि हाँ ठीक है, इसका घर पास में भी है। और उनमें सबसे ज्यादा जो एक्साइटेड थी वो थी रक्षा। उसने बोला वाह यार तेरे घर पे चलेंगे, तू ना अपने घर वालों से मिलाना हम सबको, और अपना पूरा घर हमको दिखाना। तो उसने बोला हाँ यार बिल्कुल दिखाएंगे, चलो तुम चलो। तो ये सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर मतलब बेसिकली उन्हें प्री प्लान नहीं था, एकदम से प्लान बन गया इनका। तो जब ये पहुंचे तो घर में साफ सफाई का ही काम चल रहा था। तो घर पहुंचकर जो रक्षा थी वो बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी बार बार कि उसे राजन का घर देखना ही देखना है। उस टाइम पर उसने बोला कि अभी घर में साफ सफाई चल रही है तो किसी और दिन घर देख लेंगे। तो फिर सबने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह से मिलवाओ। तो उसने अपने घर के मेंबर से मिलवाया, बताया कि भई ये मेरे कॉलेज में है, हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिला है और हम सब मिलकर बैठकर यहाँ पर उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इस तरह से घर वालों से इंटरेक्शन हुआ, फिर इन लोगों का डिस्कशन हुआ, और 1-2 दिन ऐसे ही ये लोग सब राजन के घर पे आते थे। जब ये काम हो गया, मतलब प्रोजेक्ट वाला काम, तो रक्षा जो थी वो 2-3 दिन के लिए अपने घर पर चली गई छुट्टी लेकर, और 2-3 दिन के बाद ही वो वापस से कॉलेज आई। अब उसके बाद जब वो वापस अपने घर से आई तो जब वो राजन से मिली तो बोलती यार मुझे तेरा घर देखना है, तूने मम्मी पापा से मिला वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरा घर भी बहुत अच्छा है, एक बार तू मुझे अपना पूरा घर दिखाना। तो बोलता है यार अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, और देखते हैं कभी और जब मौका बनेगा तो तुझे मैं अपना घर दिखा दूंगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई थी, लेकिन बातचीत जस्ट एज अ फ्रेंड ही हो रही थी। कुछ दिनों के बाद क्लास के अंदर भी रक्षा जो थी वो राजन के पास में ही बेंच पर आकर बैठने लगी, और धीरे धीरे इनके बीच में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। इसके कुछ टाइम के बाद अराउंड 15th ऑफ अगस्त 2022 को रक्षा राजन के पास आती है और उससे बोलती कि यार उसे ना कुछ ही कुछ वो पार्ट टाइम जॉब करे, उसके लिए उसे एक लैपटॉप चाहिए कुछ दिनों के लिए, तो तू अपना लैपटॉप मुझे देगा क्या।
तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसने बार-बार कहा और वो उसकी सिचुएशन जानता था, हेल्पिंग नेचर का बहुत था राजन। तो उसने लगा कि यार मेरे पास तो घर पे डेस्कटॉप भी है, तो मैं इसको अपना लैपटॉप दे देता हूँ, ये काम कर लेगी। तो उसने कहा कि यार ठीक है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है, तो एक काम करना आज कॉलेज के बाद मेरे घर से वो लैपटॉप पिक कर लेना। तो वो खुश हो गई कि बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, इसी बहाने तू मुझे अपना घर भी दिखा देना। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद ये दोनों घर पर पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद राजन ने रक्षा को अपना पूरा घर दिखाया और उसके बाद थोड़ी देर ये इसके कमरे के अंदर बैठे, वहां पर इन्होंने बातचीत वगैरह की और उसके बाद ये अपना लैपटॉप जो था उसने उसको रक्षा को दे दिया। जाते जाते उसने राजन को हक किया और हक करने के बाद वो उसे किस करने लगी। उसने जैसे ही राजन को किस किया, उसके मतलब किस करने के बाद राजन को एक अलग सा ही मतलब एक अलग सी फीलिंग है। जैसे बिल्कुल ऐसा कोई अलग लेवल की उसको अलग वर्ल्ड की उसको फीलिंग आ गई हो। बिल्कुल इस तरह का वो हो गया था, वो हक्का-बक्का रह गया, जैसे वो हिप्नोटाइज़ हो गया हो और उसके बाद वो उसे बाय करके वहाँ से निकल गई। अब ऐसा नहीं था कि ये सब राजन की लाइफ में पहली बार हुआ था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ उसको मतलब इट वाज़ आउट ऑफ वर्ल्ड टाइप कि इस तरह से पहले कभी उसके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ ही ना हो। थोड़ी देर के बाद वो अपने होश में आया, उसे लगा ये क्या हुआ यार, मतलब दिस वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड। खैर एनी हाउ उसके बाद भी इन लोगों के बीच में बातचीत होती रही और ठीक-ठाक इन लोगों की दोस्ती धीरे-धीरे बढ़ गई थी। खैर इसके बाद इनका फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया था और उसके बाद इनको जाना था इंटर्नशिप पर। तो इंटर्नशिप पर राजन जो था वो गाज़ियाबाद गया हुआ था और वहाँ जाने के 1-2 वीक के बाद अराउंड मिड अक्टूबर उसके पास एक दिन रक्षा का फ़ोन आता है। उसने कहा कि उसे उससे मिलना है और वो फ़ोन के ऊपर ही रोने लगी थी। उसको इस तरह रोता हुआ देखकर उसने उससे कहा कि ठीक है, तुम राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन पहुँचो, मैं भी वहीं पर पहुँचता हूँ। और वो वहीं पर मिले। वहाँ उससे मिलते ही रक्षा बहुत बुरी तरह से रोने लगी और रोते-रोते उसे बोली कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी, मैं जा रही हूँ। तो उसने बोला कि क्या हुआ? ये बात क्या हो गई? तुम ये मरने-मारने की बातें क्यों कर रही हो? तो उसने बताया कि उसको ₹20,000 का लॉस हो गया है। उसने किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के अंदर अपने ₹20,000 इन्वेस्ट किए थे और वो पैसे डूब गए हैं। और अब उसके पास मतलब वो पैसे हैं नहीं और उसे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मेरी मदद कर सकते हो? राजन के पास पैसे तो थे, लेकिन उसको पैसे देने नहीं थे। लेकिन जैसे उसने पूछा उसकी आँखों में आँखें डालकर, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने उससे कहा कि हाँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन तुम इस तरह से परेशान मत हो। उसने उसको ऑन द स्पॉट पैसे निकाल कर दे दिए और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद इनका फिर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इसके बाद इनका मिलना-जुलना और ज़्यादा बढ़ गया और अब वो हर दूसरे-तीसरे दिन कुछ ना कुछ राजन के लिए बना के लाया करती थी और वो जो भी कुछ बना के लाती थी, वो उसके दूसरे दोस्तों के साथ शेयर नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राजन को ही खिलाती थी और कोई उससे माँग भी लेता था, तो बोलती थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राजन के लिए और राजन ने मुझे मना किया है किसी और को खिलाने को। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, फिर एक दिन वापस से अराउंड 28th ऑफ नवंबर 2022 के आसपास उसने फिर से राजन को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। वो इस बार फिर से रो रही थी और रोते-रोते फिर से वो वही धमकी दे रही थी कि वो अपनी जान देने जा रही है। उसने उसको बोला कि तुम रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो उससे मिलने गया। जब उससे मिला तो वो रोते-रोते उसके बिल्कुल गले चिपक गए और बोलते हैं कि उसके पिताजी को कोई ना बहुत परेशान कर रहे हैं और उनको ₹30,000 की ज़रूरत है, तुम मेरी हेल्प कर दो। राजन मना करना चाहता था, उसके वो पैसे बिल्कुल नहीं देना चाहता, उसके पास पैसे पड़े हुए थे, उसकी जो सेविंग्स थी, उसमें उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया, जैसे उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। जैसे उस लड़की ने बोला, उसने ₹30,000 निकाल कर उसको दे दिए और उससे कहा कि तुम ये पैसे अपने पापा को दो और उनकी हेल्प करो। इससे पहले राजन की जो फैमिली थी, उस वो अपनी फैमिली से बहुत ओपन था, वो अपनी सारी बातें अपने चाचा से या अपने जनरली पापा-मम्मी से भी वो कर लिया करता था। लेकिन ये जो उसने काम किया उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया और इसके चलते उसने अपनी सेविंग में रखे हुए जो 50-60 हज़ार रुपए थे, वो भी पूरे के पूरे खर्च कर दिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। बचपन से ही राजन को एलर्जिक अस्थमा था, उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपनी दवाइयाँ वगैरह लिया करता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही मतलब जैसे उसके वो करीब आया था, इसके बाद से उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब होने लग गई थी। उसे लगा कि दिल्ली के अंदर दिवाली का टाइम है, पॉल्यूशन होता है, इस वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है और कोई बात नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास गया कंसल्ट करने के लिए। खैर डॉक्टर ने भी सेम वही जवाब दी, उसकी कुछ दवाइयाँ शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी उसकी मतलब जो
रक्षा से दूरियाँ मतलब जो नज़दीकें थी वो और बढ़ने लगी। लोग कॉलेज में भी साथ-साथ रहने लगे, वो रोज़ाना उसको बस स्टॉप तक छोड़ने जाता, बातचीत इनके अंदर होती, नज़दीकें इनके अंदर और बढ़ गई थी और इसी के साथ-साथ राजन अपने घर की हर एक चीज़ रक्षा को बताने लगा था कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या काम करना चाहता है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं उनके लिए, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, कहीं उसको जाना है तो वहाँ जाए या नहीं जाए, ये भी सब वो उससे पूछा करता था। और इसी के साथ-साथ जो उसके स्किल सेट थे, उसने कोई भी पार्ट टाइम काम लेना बंद कर दिया था और धीरे-धीरे वो अपने स्किल सेट को भूल रहा था। फिर इसके बाद इनके मिड सेम एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो इसके दादा की भाई की बेटी मतलब इसकी बुआ थी, है ना? कज़िन बुआ बोल सकते हो आप, उनकी शादी थी। तो घर में डिसाइड हुआ क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये घर पर ही रहेगा, शादी में नहीं जाएगा, सिर्फ़ जब मेन फंक्शन होगा उस दिन जाएगा। तो बाकी के जितने भी फंक्शन होते थे, उन सारे फंक्शंस में इनके घर वाले जाया करते थे और ये घर पर अकेला रहा करता था। तो एक दिन जब ये घर पे अकेला था, उस दिन ये कॉलेज गया हुआ था और कॉलेज में दोस्त बोला कि यार मेरी ना मैं आज क्या ना बिल्कुल घर पे अकेला हूँ और जो मेरी बुआ है उनकी शादी है उसमें सब घर वाले गए हुए हैं। तो आज मैं घर में बिल्कुल चिल मारूँगा, कुकिंग करूँगा, मूवी देखूँगा, मस्त मज़ा करूँगा। ऐसे उसने दोस्तों के अंदर यूँ ही बताया इन जनरल में। तो उसकी बात को रक्षा ने बहुत ध्यान से सुना। तो उस दिन हर दिन की तरह जब राजन उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जा रहा था, तो बस स्टॉप पर चलते-चलते रास्ते में रक्षा राजन से बोलती है कि सुन, आज तेरे घर पे कोई नहीं है ना? चल अपन तेरे घर चलते हैं, वहाँ पर हम मूवी देखेंगे, है ना? खाना-वाना पकाएँगे, मस्ती करेंगे। इस पर राजन ने उसको अपोज़ किया, उसने मना कर दिया कि नहीं-नहीं यार, मैं अकेला ही अपना टाइम स्पेंड करूँगा कभी और देखते हैं। ये कहकर वो अपने बाकी दोस्तों से बात करने लगा। इसी दौरान उसने किसी को कॉल किया और जब ये लोग बस स्टॉप पर पहुँचे, तो बाकी दोस्त अपना-अपना चले गए और ये दोनों वहीं पर बचे हुए थे। फिर उसने दोबारा से राजन की आँखों में देखा और बोला, "राजन, तेरे घर चलें?" इस बार पता नहीं क्यों राजन उसको मना ही नहीं कर पाया। उसने सीधा बोला कि हाँ चल। फिर ये दोनों राजन के घर पहुंचे। घर में घुसते हुए बहुत खुश थी। वो सीधा राजन के कमरे में गई और वहां पे जाकर बैठ गई और फिर उससे पूछने लगी कि वो अपने घर को और अपने रूम को कैसे मेंटेन करता है, वो अपनी चीज़ें कहाँ रखता है, कहाँ पर वो चीज़ किन चीज़ों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, कैसे वो अपने कमरे को अरेंज करके रखता है और कैसे जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको वो सेफ रखता है। और जैसे-जैसे वो पूछती जा रही थी, वो बिना सोचे-समझे उन चीज़ों के जवाब देते जा रहा था। फिर इसके बाद राजन अपने घर के किचन में कुछ खाना-वाना लेने चला गया और वो उसके रूम में बैठकर उसका सामान वगैरह छेड़ रही थी। फिर उसने बोला कि चलो अपन मूवी देखते हैं, तो ये लोग इनके घर के लिविंग रूम में आकर मूवी वगैरह देखने लगे। करीबन आधा घंटा स्पेंड करने के बाद उसने कहा कि सुन अब तू मुझे बस स्टॉप छोड़ दे, मेरे को घर जाना है, मुझे कुछ काम है। तो और इतना बोलते हुए वो बहुत खुश थे, शायद उसे कोई ताले की चाबी मिल गई हो। उसने ठीक है, उसने कहा ठीक है चलते हैं। उसने उसको बस स्टॉप पर छोड़ा, वो अपने घर निकल गई और वो आकर अपने घर पर सो गया। उसके अगले ही दिन वो अपने गाँव निकल गई और करीबन 2-3 दिन के बाद वो अपने गाँव से वापस आई। उसने उससे पूछा तो उसने बोला कि उसकी दादी गाँव में रहती, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से वो इसके और ज़्यादा क्लूज़ आ गया। अब आप ये बोल सकते हो कोई पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। वो जो बोलती थी वो करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी से बातें किया करता था। इवन कॉलेज भी अब वो इर्रेगुलर जाता था और दिन भर उससे फ़ोन के ऊपर बात किया करता था। उसके अलावा उसने अपने सारे दोस्तों से भी दूरियाँ बना ली थी और एक दिन तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये लोग क्लास में बैठे हुए थे, किसी प्रोफ़ेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा था कि शायद रक्षा ने उसका आंसर गलत दे दिया था, कुछ था और इस बात पर अपने सारे दोस्तों से भिड़ गया था और लड़ाई इतनी हो गई थी कि उनके प्रोफ़ेसर और उनके प्रॉक्टर तक को इनको बीच में आना पड़ा था। मतलब अपने वो दोस्त जिनके साथ ये घूमा करता था, उनसे भी इसने डिस्टेंसेस बना ली थी। चीज़ें ऐसे चल रही थी, अब वो बिल्कुल मतलब ऐसा हो चुका था कि वो रक्षा की और रक्षा उसकी, मतलब वो रक्षा का हो चुका है और रक्षा उसकी हो चुकी है। इस तरह चल रही थी चीज़ें, फिर आया रक्षा का बर्थडे। तो जब रक्षा का बर्थडे आया तो रक्षा ने फिर से राजन को फ़ोन किया और बोला कि यार मुझे ₹5000 की ज़रूरत है। अब उसके पास खुद के पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने चाचा से झूठ बोलकर ₹5000 लिए और वो पैसे रक्षा को एज़ इट इज़ दे दिए। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, रक्षा के जो दोस्त थे, उन लोगों को भी कैफ़े पे ले जाकर पार्टी दी राजन ने। फिर इनका सेमेस्टर खत्म हुआ जनवरी के अराउंड और सेमेस्टर खत्म होने के बाद भी ये उसी के साथ घूमता रहता था, दिल्ली में ये घूमते रहते थे, मिलते थे। अपने किसी भी दोस्त से बातचीत नहीं करता था और इन्हीं सब के दौरान उसने राजन को एक नए नाम से बुलाना शुरू कर दिया था जो था एज़रा। उसे भी नाम बहुत अच्छा लगता था और सिर्फ यही नहीं, इस नाम को लेकर वो राजन से कोई भी काम करवा लेती थी। चाहे कोई सामान लेना हो, चाहे पार्टी दिलवानी हो, चाहे फ़ोन रिचार्ज करवाना हो, चाहे मूवी देखनी हो, कोई भी ऐसा काम वो जो करवाना चाहती थी, उस काम को करवाने के लिए सिर्फ़ उसे इतना बोलना पड़ता था, "इज़रा,
मुझे ये ला दो, इज़रा मेरा ये काम करवा दो। और इधर इज़रा मतलब राजन, उसकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। वो अपनी एलर्जी की गोलियाँ ले रहा था बट फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और अब उसे वापस से इन्हेलर यूज़ करना पड़ रहा था, जो पंप आता है ब्रीथिंग पंप वो। और पिछले 7-8 साल से उसने कभी भी इन्हेलर को यूज़ नहीं किया था। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि उसे वापस से इन्हेलर को यूज़ करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ, फिर से वो क्लास में उसी के साथ बैठता था। वो अपने घर में, अपने दोस्तों से किसी से बात नहीं करता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रक्षा से ही बात करता था। और सभी लोग अब उसका मज़ाक उड़ाने लगे थे कि तो रक्षा की पूँछ बन चुका है, जैसा वो कहती है ना उसका बंदर बन चुका है, जैसा वो कहती है वैसा ही करता है। खैर वो अपने सभी दोस्तों की बातों को इग्नोर कर दिया करता था। फिर सडनली एक दिन उसके पास वापस से रक्षा का कॉल आया। वो फिर से फ़ोन पे रो रही थी और उसने वापस से उसको मिलने बुलाया। जब भी उससे मिलने पहुँचा तो उसके पास बैठकर रोने लगी, बोलने लगी कि मेरे पापा की जॉब चली गई है और मेरी कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं और अगर वो मेडिसिन्स मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगी। तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं उन मेडिसिन्स को खरीद पाऊँ। राजा ने उससे पूछा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो बोलती है मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तो बताओ 20,000 रुपए की मेडिसिन? बोले हाँ, वो पूरा का पूरा एक कोर्स है जो एक साथ आता है और अगर वो नहीं मिला तो मुझे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अब अगर इस टाइम पर राजन के पास पैसे होते तो शायद वो उसको वो पैसे दे देता, लेकिन उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। उसने उसको साफ-साफ मना कर दिया कि उसके पास पैसे नहीं है, तुम इस बार कहीं और से इंतज़ाम कर लो। जैसे उसने पैसे के लिए मना किया, वो गुस्सा हो गई, बोलती तेरे पास पैसे सब हैं, लेकिन तू मुझे पैसे देना नहीं चाह रहा है, तुझे घमंड आ गया अपने पैसों का, मैं सब जानती हूँ, तूने मुझे थोड़े बहुत पैसे क्या दिए थे, तुझे लग रहा है कि मैं बार-बार तुझसे पैसे माँग रही हूँ, तो एक बार तेरे पैसे मैं वापस दे दूँगी। तो बोला भई मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुनते ही वो वहाँ से चुपचाप उठी और अपना रास्ते चली गई। उसे लगा बड़ा अजीब-सा बिहेवियर था उसका। उसने कहा ठीक है, वो भी वापस अपना घर आ गया और घर पे अपना खाना-वाना खा पी के सो गया। अब जब सुबह वो उठा तो उसके पैर में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। उसकी जो एंकल होती है, एंकल से नीचे का जो पूरा पैर कैसा था वो सूज के मोटा हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपने घरवालों को बताया, घरवाले डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, एक्स-रे करवाया, एक्स-रे में कुछ भी नहीं था कि कहीं हड्डी-वड्डी कुछ टूटी हुई हो। फिर डॉक्टर को वापस दिखाया तो उसने एमआरआई लिखी और एमआरआई में आइडेंटिफाई हुआ कि उसकी ये जो फुट की एक नर्व होती है, उस नर्व के अंदर क्लॉट बन गया है और उस क्लॉट की वजह से पूरा पैर उसका सूज गया है। खैर उसकी दवाइयाँ दी और करीबन 1 हफ्ते के बाद राजन को थोड़ा ठीक लगने लगा। उसके बाद उसने फिर कॉलेज जाना शुरू किया और जैसे वो कॉलेज पहुँचा, वापस से उसके पास आकर बैठ गई और अब वो उससे बड़ी अलग-अलग अजीब-सी बातें किया करती थी। उसने उससे बोला कि राजन सुन, मेरे पापा का ना कहीं अफेयर चल रहा है, यार तू उसका पता लगा दे। तो उसने बोला, यार मैं कहाँ से पता लगाऊँगा? मैं कोई डिटेक्टिव थोड़ी ना हूँ। फिर 1-2 दिन के बाद उसने दोबारा उससे बोला कि राजन सुन, मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहीं से ना मेरी मॉर्फ इमेज बना ली है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे 50,000 रुपए माँग रहा है। मुझे उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे वरना मुझे बदनाम कर देगा। तू मुझे 50,000 रुपए दे दे। पैसे होते तो शायद राजन दे भी देता, पर उसके पास पैसे थे नहीं तो उसने मना कर दिया। इस तरह से चीज़ें चलती रही। फिर उसका बर्थडे आया, बर्थडे पर भी उसने छोटी-सी एक पार्टी दी अपने दोस्तों वगैरह को और उसमें रक्षा भी आई थी। तो ये सब कुछ अब नॉर्मल चल रहा था। वो बातचीत उससे किया करता था, लेकिन जब भी वो पैसे माँगती थी, तो क्योंकि राजन के पास पैसे थे नहीं, वो देता कहाँ से, इसलिए वो उसको हर बार मना कर दिया करता था। तो राजन का जो बर्थडे था, वो था 29 मार्च को और 31st मार्च को रक्षा ने आकर राजन को प्रपोज़ कर दिया और राजन ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लिया और इस तरह से इनकी जो भी दोस्ती थी, वो अब रिलेशनशिप में बदल गई थी। खैर उसके 2, 4, 5 दिन के बाद उसने उसको बताया कि उनके गाँव में एक मेला लगता है हनुमान जी का और वो हर साल अपनी पूरी फैमिली के साथ उस मेले के अंदर जाते हैं। तो उसको भी उस मेले के अंदर जाना है और 2-3 दिन के बाद वो निकलेगा, तो 1-2 दिन वहाँ पर लगते हैं, रहकर वो लोग वापस से लौटते हैं। उसने ऐसे उसको बताया कि भाई वो बाहर जा रहा है, तो उसकी बात सुनकर उसने सोचा कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। तो बोलती पागल हो गई हो? मैं हर साल वहाँ पे जाता हूँ, पूरी फैमिली के साथ जाता हूँ। तो बोलते नहीं, तुम अगर वहाँ जाओगे तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसको समझ में नहीं आया कि पागल है? घर के मेले में, घर की पूजा में जाने के लिए कौन मना करता है? उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने 2-3 बार उसको समझाया भी, पर जब भी वो ये बात करता, तो वो उससे नाराज़ हो जाती। अब इसके बाद सब कुछ बेकार होना शुरू हो गया। जैसे वो उसने उसको बताया, अब जो राजन था वो बहुत डिप्रेशन में चला गया कि मुझसे वो अपने आप में कुंठित हो रहा था कि मुझसे नाराज़ क्यों हो गई है? मतलब नाराज़ वो हुई लेकिन सारा इम्पैक्ट इसकी लाइफ़ पर पड़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चला गया। इवन इसके मन में ऐसे थॉट्स आने लगे अपने आप को खत्म कर ले और उसके लिए आप सोचो छोटी सी बात कि वो नाराज होकर चले गए और उस बात पे बुरी तरह से डिप्रेस हो गया और एक दिन तो वो रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा भी हो गया पर पता नहीं कहाँ से उसमें बस इतनी हिम्मत नहीं थी कि जब तक ट्रेन आए वो ट्रेन के सामने खड़ा हो और वो वहां से निकलकर वापस अपने घर पहुंच गया। घर पर जब वो आया तो उसको बहुत ब्रीथिंग में इश्यू आने लगे, बहुत हैवी फील होने लगा
और ऐसा लग रहा था उसके चेस्ट के ऊपर उसने बहुत सारा वज़न रख दिया हो और उसने इन्हेलर यूज़ किया बट इन्हेलर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और फिर उसको कफ यानी बलगम आने लगा और उस बलगम के अंदर उसके साथ-साथ खून आ रहा था और करीबन 40-50 एमएल के पास उसके जो चेस्ट होता है, फेफड़े होते हैं, उससे खून निकला और उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गया और उसके बाद जब उसकी दोबारा आँख खुली, तो सीधा हॉस्पिटल में था। करीबन 4 अप्रैल के आस-पास उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने घरवालों को सारी बात बताई कि कैसे वो पालम के स्टेशन पर ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया था। उसके मन में जो थॉट्स आए थे, वो सारे उसने शेयर किए। उनकी बातें सुनकर उसके चाचा और उसके पापा बोलते हैं कि इसको हमें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और राजन भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे भी लग रहा था कि उसे कुछ ना कुछ मेंटल इश्यू है। लेकिन वो कहीं और जाते उससे पहले इसके जो दादाजी थे वो बोलते हैं कि गाँव में हनुमान जी का मेला भर रहा है, पहले से गाँव के मंदिर में लेकर चलते हैं, उसके बाद तुम इसे कहीं भी ले जाना चाहो वहाँ ले जाना। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। 6 अप्रैल 2023 को ये लोग पहुंचे अपने गांव के मंदिर पर। तो ये पूरी फैमिली 2 गाड़ी लेकर पहुंचने निकले अपने गांव के लिए। इनका गांव जो था वो राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के पास में था, मतलब राजस्थान में पड़ता था और NH 48 से थोड़ा अंदर उतरकर इनका गांव था। ये लोग 2 गाड़ियों के अंदर थे। एक गाड़ी ऑल्टो 800 थी जिसके अंदर इनकी दादी और इनके चाचा की फैमिली ट्रैवल कर रही थी और दूसरी इनकी शेवरले स्पार्क थी जिसके अंदर ये इनके दादा, इनके मम्मी-पापा ट्रैवल कर रहे थे। 2 फैमिलीज़ ये एक साथ ट्रैवल कर रही थी। दिल्ली के ट्रैफिक से बचने के लिए और टाइम से पहुँचने के लिए सुबह 6 बजे के आस-पास अपने घर से निकल गए थे और हाईवे पे पहुँचकर करीबन 100-120 के आस-पास की स्पीड में इनकी कार चल रही थी। तभी चलते-चलते अचानक से इनकी जो कार थी जिसमें राजन खुद बैठा हुआ था, उस कार के राइट साइड का फ्रंट टायर एकदम से निकल के भाग गया और गाड़ी घिसटती हुई हाईवे के ऊपर गई और जब तक वो अपने आप से स्टेबल होकर नहीं रुकी। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन पता नहीं किसी चमत्कार की वजह से इनमें से किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की चोट सभी को लगी। राजन के भी सिर पे लगी, इनके दादा के भी हाथ पर लगी, लेकिन ऐसी कोई सीवियर या फिर सीरियस चोट किसी को भी नहीं लगी थी। फिर उन्होंने जैसे-तैसे करके उस गाड़ी को मतलब रास्ता रोका, इनके साथ में एक और फैमिली की कार थी, फिर एक टोइंग वैन को बुलाया गया, वो टोइंग वैन उस गाड़ी को लेकर के और ये लोग फिर उसके बाद बस से अपने गाँव पहुँचे। गाँव पहुँचने के बाद थोड़ी देर उन्होंने अपने घर पे रेस्ट किया, उसके बाद ये लोग निकल गए मंदिर के लिए। अब इनके गाँव में जो मंदिर पे मेला भरता था, हनुमान जी का मेला भरता था, उसमें ना अलग-अलग जगह से बाबा लोग, है ना, साधु पुरुष ये सब आया करते थे। जयपुर से, अलवर से, आस-पास के सभी एरियाज़ से। तो ये लोग वहाँ मंदिर मेला गए, मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद ये लोग वहीं मंदिर में बैठे हुए थे। इनके दादा जो है वो खड़े होकर इनके चाचा से बात कर रहे थे और राजन नीचे ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ था। तभी एक साधु बाबा मतलब एक बाबा जो थे वो वहाँ से गुज़रे और गुज़र के राजन को उन्होंने देखा बहुत घूर के अच्छे से और फिर उसकी तरफ हँसते हुए जाकर वो अपने आसन पर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद उन बाबा ने इनके मतलब आवाज़ दी इनके पापा को कि इधर आओ। तो इनके पापा, इनके चाचा, इनके दादा और राजा ने चारों उन बाबा के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बाबा? और इसके बाद उन बाबा ने जो बताया उसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि इस लड़के के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। तो सब चौंक के वशीकरण? ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस लड़के के ऊपर कई महीनों से वशीकरण हुआ हुआ है और इसके बाद उन्होंने एक-एक चीज़ खोल दी कि कैसे उसके मुँह से खून आया, कैसे वो रेलवे ट्रैक पर अपने आप को ख़त्म करने के लिए पहुँचा था, कैसे रास्ते में आते टाइम उनकी गाड़ी का पहिया निकला और ये सब अपने आप नहीं हुआ है, ये सब हो रहा है उस लड़की की वजह से जिसने इसके ऊपर वशीकरण किया है। अब ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गए सब के सब कि लड़की, उन्होंने पूछा उससे कौन सी लड़की? उन्होंने बताया कि इसकी कोई मित्र है और उसी महिला मतलब जो लड़की है, इसकी जो फ्रेंड है, उसी ने इसके ऊपर ये सब कुछ किया है। राजन के लिए सब कुछ विश्वास करने लायक नहीं था क्योंकि वो कभी भी इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज उसके सामने वो खुद एक एग्ज़ाम्पल बन गया था जिसके साथ ये चीज़ें हो रही थी और वो बाबा जिनको उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, ना उसे कुछ उन्हें कुछ जानते, ना उन्होंने एक चीज़ भी बताई हो। उन्होंने राजन की पिछली सारी ज़िंदगी खोल कर रख दी। जब भी उसके साथ ये इंसिडेंट हो रहा, सब कुछ खोल के रख दिया। तो राजन को ना चाहते हुए भी इन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ा। उसके पिताजी ने उनसे कहा कि बाबा अब आपने ही प्रॉब्लम बताई तो आप इसका इलाज भी बताओ कि इसका इलाज कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आज दिन अच्छा है, आज मेले का समय है मंदिर में, हम तुम्हारी समस्या का समाधान कल करेंगे। अब अगले दिन राजन, उसके चाचा, उसके पापा, उसके दादा वापस से मंदिर में पहुंचे, वहां पर वो बाबा वहीं थे। उन बाबा ने राजन को बिठाया अपने सामने, फिर उसके बाद उन्होंने पानी लिया एक गिलास में, उस पानी में उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े, उसके बाद वो पानी उन्होंने उसको पीने को दिया और जैसे उसने वो पानी का गिलास पी के खत्म किया, पानी पीते ही उसको वापस से उल्टी आई और उसने जैसे उल्टी की, उस उल्टी के अंदर खून निकला और एक बिल्कुल हरे रंग का ऐसे गुच्छा सा निकला, बंधा हुआ सा,
जैसे किसी ने कुछ हरी सी पोटली उसको खिला रखी हो पेट के अंदर। वो उससे बाहर निकली और उसके बाद उन बाबा ने बोला कि ये सब खिला खिला कर ही उस लड़की ने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है, और वो इसे एजरा नाम से बुलाती थी, और इस नाम से बुलाने पर वो जो काम कहे वो काम ये कर दिया करता था। राजन शॉक्ड था कि चलो बाकी सारी बातें ठीक है, बट ये एजरा नाम तो आज तक उसने किसी को बताया नहीं। ये बात भी उन बाबा को पता थी। उसके लिए सब कुछ बहुत अनरियलिस्टिक था कि ये सब कैसे पॉसिबल है भाई, इनको ये सारी चीजें कैसे पता है। बात यहीं पे खत्म नहीं, उन्होंने और बताना शुरू किया कि वो रोजाना तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना कर लाती थी और उसे मिलाकर वो तुमको खिलाया करती थी, और अपने वशीकरण को उसने मजबूत कर लिया था। लेकिन पहली बार तुम्हें पता है तुम्हारा वशीकरण कब हुआ था? अब सभी जानना चाहते थे। तो राजन के सामने ही, मतलब उनके परिवार के सामने, उन्होंने कहा कि पहली बार जब उस लड़की ने तुम्हारा चुंबन लिया था, तब उसने तुम्हें पहली बार वशीकरण किया था। वो पहला पॉइंट था जो पहली बार उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कार्य करना शुरू किया था। उसकी बात सुनकर राजन शॉक्ड रह गया। बोला कि ये कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने बताया कि उस लड़के ने, उन्होंने ये तक बताया कि तुम ध्यान दो, उस लड़की ने उस दिन एक लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी होगी। और दिमाग लगाया, ध्यान दिया, तो हाँ, उस लिपस्टिक के अंदर उसने अपने मासिक धर्म के रक्त को मिला रखा था, और वहां से उसने तुम पर यह क्रिया करना शुरू की थी। वो गांव जाती थी और गांव जाकर अपनी किसी रिश्तेदार के द्वारा तुम पर यह क्रिया करवाती थी। किसी को विश्वास नहीं था, राजन को तो विश्वास था ही नहीं। इट वॉज नॉर्मल कि ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप हुई, उन्होंने किस किया, और उसकी वजह से वो इतनी ज्यादा मुसीबत के अंदर फंस गया, वो उस लड़की के वशीकरण के अंदर चला गया। फिर उन्होंने और आगे बताया कि वो लड़की ने तुम्हारे घर के अंदर भी कुछ रखा हुआ है। तुम जाओ, तुम्हारे पलंग के पास में जो भी तुम चीज रखते हो, जो भी सामान रखते हो, उसके अंदर तुमको एक लिफाफा मिलेगा। उसमें भी उसने कुछ चीज रखी हुई है जिसकी वजह से तुम उसके वशीभूत हो चुके हो। तुम उस सामग्री को निकालना और तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर हो उसके हवन कुंड में ले जाकर उस चीज को जला देना। और इसी के साथ उन्होंने एक धागा भी बांधा जो आज तक भी राजन के हाथ पर बंधा हुआ है। ये सब जानने के बाद राजन ने बाबा से पूछा कि लेकिन बाबा, उसने सब किया क्यों मेरे साथ? तो उन्होंने बताया, बेटा, सब धन के लालच में। वो तुमसे धन ऐंठना चाहती थी, कुछ धन उसने तुमसे ऐंठ भी लिया, पर शायद जब वो तुम और उसको धन नहीं दे पाए, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया और वो तुम्हारी तबीयत खराब करने लगी। अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो वो तुम्हें इलाज का बहाना देकर कि मैं इसका इलाज करवा सकती हूँ, वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से और भी ज्यादा धन ऐंठती। लेकिन अब जाओ, बाबा की कृपा से तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, आगे तुम्हारी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब उस लड़की से दूर रहना। इसके बाद ये लोग घर पहुंचे। अब जो प्रॉब्लम्स थी राजन को, जो 2 दिन पहले प्रॉब्लम्स थी, अस्थमा वाली, एलर्जी वाली, कफ में खून आने वाली, कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं थी। बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह रह रहा था, नॉर्मल इंसान जैसा होता है वैसे उसको फील भी हो रहा था, ऐसे कोई बीमारी उसको फील नहीं हो रही थी। घर आने के बाद उन्होंने राजन के कमरे को चेक किया, तो वाकई में उन्हें उस कमरे के अंदर एक कागज की पुड़िया के अंदर राई, सरसों जो थी ना, सरसों और नमक, सरसों के दाने, उनके अंदर नमक रखा हुआ मिला। एक पेपर में उसको काली मिर्ची मिली जिसके अंदर उसने एक बहुत अजीब सा डिजाइन बना रखा था। ये सब उन्होंने देखा और इकट्ठा करके इन सबको, इनके जो दादा थे, वो इनके घर के पास वाले मंदिर के हवन कुंड में डालकर आ गए। और उसके बाद से राजन ने रक्षा से बात करना बंद कर दिया। वो उससे किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद रक्षा ने वापस से राजन को कांटेक्ट किया और इवन उसको अपने साथ इंटीमेट होने तक का भी ऑफर दे दिया। उस टाइम तो उसने उसे मना कर, मतलब भगा दिया वहां से, मतलब मैसेज के अंदर बोल दिया उसको उल्टा सीधा। और उसके बाद उसने अपने घर पे बात बताई, तो इनके जो चाचा है उनके कोई जानकार ऐसे जो हैं, जो उसी के, उनका जो थाना है वो उसी एरिया में पड़ता है जहाँ पर वो लड़की रहती है। उन्हें समझ में आ गया था कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो उन्होंने उनका सहारा लेकर उस लड़की को वहाँ पर बुलाया, उसको मतलब उसको थोड़ा डराया धमकाया कि दोबारा से इस लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और तब से लेकर आज तक राजन की दोबारा कभी रक्षा से ना तो कोई बात हुई है और ना ही वो उससे बात करना चाहता है। उसने उस लड़की के ऊपर केस भी किया फॉर्जरी का, और जो भी उसने पैसे लिए थे उससे, दिसंबर 2023 तक उसके वो पैसे उसने वापस भी कर दिए। अब वो किस प्रेशर में किए ये तो राजन ही जानता है, उसने क्या ट्रिक बिठाई है, लेकिन उसने जो भी उस लड़की को पैसे दिए थे वो पैसे भी उसको वापस मिल गए। और अब उस लड़के ने कॉलेज में आना भी बंद कर दिया है, वो भी अब राजन के किसी तरह के कॉन्टैक्ट में नहीं है। राजा ने जब ये स्टोरी शेयर की तो उन्होंने ऑब्वियसली नाम चेंज करने के लिए कह दिया था, इसलिए नाम मैंने थोड़े से चेंज कर दिए, लेकिन उनका एक क्वेश्चन है कि वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं।
तो उनका क्वेश्चन मुझसे भी और साथ साथ क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि किसी के चुंबन के द्वारा कोई वशीकरण में चला जाए, काला जादू हो जाए? अगर ऐसा पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें जरूर बताएं कि जो उसके साथ हुआ ये मात्र एक कोइंसिडेंस था या वाकई में उस लड़की ने उसके ऊपर वशीकरण क्रिया की हुई थी। और इसी के साथ साथ ये मैसेज है उन सभी सिंगल लड़कों को जो आसानी से किसी के भी चंगुल में फंस सकते हैं। तो कहते हैं ना, जैसे नाना पाटेकर नाटक की एक मच्छर, है ना, वैसे ही एक चुंबन आपको पैसों का बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। इसलिए अगली बार कोई इस तरह से आगे होकर आपको एक चुम्मा देने की कोशिश करे तो सतर्क रहें, सावधान रहें। हो सकता है आपको उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़े। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। ऐसे एंगल बना के